गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉफुल ईयर्स में आप सबका स्वागत है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें ये है क्लास नंबर 4 और आज हम करेंगे लॉफुल ऑफर। देखो, एज अ स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। जब हम एग्जाम देने बैठते हैं ना तो हम एज वर्ड टू वर्ड जो डेफिनेशन लिखी हुई होती है वो हमें याद रहती ही नहीं है। तो इस क्लास के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू मैंने आपका ये जो डिलेमा रहता है ना कि क्या करें क्या ना करें वो मैंने यहाँ पर कम करने की कोशिश करी है। देखो, सबसे पहले हम ऑफर को एक नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हम ऑफर कैसे करते हैं। हम मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, दुकान पर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, अमेजोन से चीजें मंगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ऑफर होती हैं। अब ऑफर के एसेंशियल क्या है? नंबर 1, कि आपको जो भी है आपके मन में बात आपको वो कहकर बतानी है। या तो आप वर्ड्स का यूज करिए या आप अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करिए, आप कैसे भी करिए पर आपको वो चीज बतानी पड़ेगी सामने वाले को, जो भी आपके दिल में है। अगर आप सामने वाले को कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा, एक स्लैंग है हमारा, मम्मी अक्सर कहती है, जब तक तुम बोलोगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। राइट? तो बोलना जरूरी है। जब हम लॉफुल ऑफर की बात करते हैं तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना रही थी तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऑफर का मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। राइट? तो अब तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा है, मैंने सारी चीजों को कंसीडर करके एक डेफिनेशन तुम्हें दे दी है। जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा जाएगा या आप कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की बात करेंगे, तुम्हारे हिसाब से तुम जितनी मर्जी ऑफर के बारे में जानते हो, जो भी पॉइंट जानते हो, वो सारे के सारे यहाँ पर आकर बेकार हैं। जो तुम्हें एक्ट में डेफिनेशन दी है पार्लियामेंट ने, वही डेफिनेशन जरूरी है, मतलब वही ऑफर है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपकी नॉलेज में है वो ऑफर के क्राइटेरिया पर नहीं आती। राइट? तो लॉफुल ऑफर को जब हम पढ़ते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है? देखो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें जरूरी है सेक्शन 2 क्लॉज है जिसमें हम ऑफर को डिफाइन करते हैं। सेक्शन 3 जिसमें हम बताते हैं कि ऑफर को कैसे कम्युनिकेट करा जाता है, या अगर आपका मन बदल गया है तो उससे हम कैसे बैकआउट करते हैं। राइट? सेक्शन 4 पैरा 1 कहता है कि जो भी आपने बात कही है सामने वाले को वो कब कंप्लीट होती है, मतलब आपकी ऑफर कब कंप्लीट होती है। और सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर आप अपनी ऑफर से बैकआउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है? और सेक्शन 6 आपको तरीका बताता है कि वो रिवोकेशन कैसे करी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। सेक्शन 2 क्लॉज है लॉफुल ऑफर की डेफिनेशन देता है। इट सिंपली सेज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence he said to make a proposal। मतलब एज फार एज मैं अपने आप को देखूं, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो मुझे याद हो गया है, लेकिन जब मैं स्टूडेंट थी मैंने कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दिया था तो मुझे भी याद नहीं था। तो हमने इसे अपनी लैंग्वेज में लिखा था। अब आप देखो लैंग्वेज क्या है। डेफिनेशन में ही लैंग्वेज छिपी हुई होती है जिससे आप सामने वाले को, अपने एग्जामिनर को ये बता सकते हो कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। पहला पॉइंट, देखो वर्ड क्या कह रहा है, व्हेन वन पर्सन टू अनदर। तो इट सेज कि दो पार्टीज का होना जरूरी है। वन पर्सन टू अनदर, राइट? टू पार्टीज, तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। सिग्निफाइज, सिग्निफाई का मतलब होता है टू कम्युनिकेट, बताना। और कैसे बताते हैं आप? बोलकर, लिखकर, सुनकर। ठीक है? सामने वाले को बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं। हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब हो गया आप अपने मन की बात, जो भी आपके मन की बात है, जो भी आपकी डिजायर है किसी काम को करने की, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या सामने वाले को मना करने की कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। एनीथिंग, अब देखो एवरीथिंग नहीं है, एनीथिंग है, तो सिलेक्टेड एक्ट है। राइट? सिलेक्टेड एक्ट का मतलब यहां पर आकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने या लेजिस्लेचर ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई तुम्हारे हिसाब से बहुत कुछ हो सकता है, पर मैंने एक यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड यूज करा है जिसका थीम है एनीथिंग, मतलब वो लिमिटेड सेंस में ही यूज किया जाएगा। विद अ व्यू, अब देखो विद अ व्यू का मतलब है इंटेंशन। देखो मैंने तुम्हें जब पहली क्लासेस दी हैं जिसमें हमने सोशल एग्रीमेंट्स के बारे में बात करी है, उसमें मैंने तुम्हें बताया है कि सोशल एग्रीमेंट में इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं होती। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर ने ये पॉइंट क्लियर कर दिया है लिखकर कि जब भी आप कभी ऑफर करने जाएंगे और आप ये ऑफर कमर्शियल एक्टिविटी में करेंगे
तो उसमें आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का माना जाएगा। क्लियर? और वर्ड क्या यूज कर दिया इन्होंने? विद अ व्यू। विद अ व्यू का मतलब हो गया विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। टू ऑब्टेनिंग द एसेंट का मतलब हो गया कि मैं सामने वाले की मर्जी जानना चाहती हूँ, ठीक है, ऑफ दैट अदर, उस बंदे की, टू सच एक्ट कि क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो जब आप ये सारी कॉन्वर्सेशन उस सामने वाली पार्टी से कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि आप सामने वाले को प्रपोजल दे रहे हैं। देखो अब हम दो वर्ड यूज करते हैं, कभी कभी हम प्रपोजल बोल देते हैं, कभी कभी हम ऑफर बोल देते हैं। दोनों में क्या फर्क है? प्रपोजल एक इनफॉर्मल वर्ड है, हम डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं, और ऑफर एक फॉर्मल वर्ड है, जैसे जॉब ऑफर होती है, राइट, मैरिज प्रपोजल होता है। तो उस टाइम पर मतलब इतना नहीं था, उन्होंने हम लोगों ने ऑफर प्रपोजल दोनों सिनोनिम्स की तरह यूज कर लिए हैं, तो आप ऑफर भी लिख सकते हैं और आप प्रपोजल भी लिख सकते हैं। अब जो पार्टी प्रपोजल देती है, जैसे मैं किसी को प्रपोजल दे रही हूं या आप किसी से बात कर रहे हैं अपना काम करवाने के लिए, तो आप होंगे ऑफरर या प्रपोजर, राइट। अब देखो यहां से हमने निकाले एसेंशियल्स। अब ये फ्लो चार्ट बनाना आपको मैंडेटरी है अगर आप एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं। तो क्या क्या है हमने डेफिनेशन से ही निकाले हैं। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज ए? नंबर 1 टू पार्टीज, क्योंकि दो वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हेन वन पार्टी टू अनदर। कम्युनिकेशन का मतलब है सिग्निफाई, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद अ व्यू, एक्ट मतलब कोई काम करना है और वो काम लीगल लॉफुल होना चाहिए, और सामने लास्ट क्या है? एक्सेप्टेंस, कि सामने वाली पार्टी की एक्सेप्टेंस लेने की इंटेंशन से आपने वो सारा काम करना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 कहता है कि आप ऑफर का कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, या आप ऑफर को अगर बैकआउट करना चाहते हैं, आप उसे रिवोक करना चाहते हैं, विदड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे करते हैं। तो सेक्शन 3 कहता है communications of proposal and revocation of proposal are deemed to be made by any act। deemed का मतलब है माना जाएगा, made by any act कोई काम करके, और omission of the party। omission of the party का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है हम जाने अनजाने में भी कोई काम कर देते हैं, लेकिन वो लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देता है। अब वो हम आगे समझेंगे ये सब कैसे होता है। बाय विच, जिस काम से, ही इंटेंड्स। अब देखो यहां पर भी वर्ड क्या यूज हुआ है? इंटेंड। तो लॉ में इंटेंड मतलब कि आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, कि वो जिस माध्यम से वो कहना चाहता है सच प्रपोजल, उस प्रपोजल को, और रिवोकेशन या बैकआउट करने के तरीके को, और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। तो विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट मतलब इसे ऐसे समझ लो, सेक्शन 3 का फ्लो चार्ट ये कहता है कि आप कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन। आप वर्बल तरीके से भी कर सकते हैं, वर्बल मतलब बोलकर या सुनकर, रिटन तरीके से भी कर सकते हैं, लिखकर या पढ़कर, ठीक है। आप नॉन वर्बल तरीके से भी कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, राइट, जेस्चर्स के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा डेफ एंड डम जो होते हैं वो बोल तो सकते नहीं है, तो उनकी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के थ्रू अपने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी मतलब हम जितनी नजदीक से बात करते हैं, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब हमारे बीच में स्टैब्लिश हो जाता है, दैट इज ऑल्सो द वे कि हम सामने वाले को बता रहे हैं कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं। टच इतना मतलब यहाँ पर नहीं होता है, पर हाँ अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बात करते हैं तो टच और पर्सनल अपेयरेंस से भी आप अपने ऑफर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो है साइलेंस। तो साइलेंस में अमाउंट टू proposal, silence may not amount to proposal, silence may amount to acceptance, और silence may not amount to acceptance। तो चलिए हम अब देखते हैं सेक्शन 3 में जो वर्ड यूज हुआ है विद द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, इसका मतलब क्या है। देखो जी, आप जब बात करते हैं तो किसी तरीके से या किसी मैनर से, अब ध्यान से समझना, मोड और मैनर का मतलब क्या होता है। सेक्शन 3 में दो चीजें एसेंशियल हैं, नंबर 1 मोड, नंबर 2 मैनर। मोड का मतलब है कि आप वर्बल नॉन वर्बल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम दो केस लॉज पढ़ेंगे। ये केस लॉज वो वाले केस लॉज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कमेंट सेक्शन में दिए जाते हैं, राइट। और जो कमेंट सेक्शन में केस लॉ मेंशन होते हैं ना बच्चे, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ो, चाहे आप किसी भी लॉ के पढ़ो, किसी भी एक्ट के पढ़ो। कमेंट में जो केस लॉज दिए गए होते हैं वो इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं, आप उन्हें जरूर मेंशन करो।
तो पहला केस है मुकुल दत्त वर्सेस इंडियन एयरलाइंस का, जिसमें बोला गया था कि जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें लिख कर बताएं, कभी कभी सामने वाली पार्टी के जो एक्ट होते हैं उनसे भी पता चलता है कि आप ऐसे कर सकते हैं। हाजी मोहम्मद इशाक वर्सेस मोहम्मद इकबाल के केस में कोर्ट ने कहा कि कभी कभी कम्युनिकेशन थर्ड पार्टी के थ्रू भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। ठीक है, जैसे मैंने अपना मीडिएटर रखा हुआ है, कमीशन बेस्ड एजेंट रखा हुआ है, तो वो एजेंट भी मेरे बिहाफ पर कम्युनिकेट कर सकता है। मैनर, मैनर आप कैसे कर सकते हैं? आज की डेट में तो फोन है, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं, फैक्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, और टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, और मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 कहता है कि आप लिखकर, बोलकर, बाय पोस्ट, बाय फैक्स, बाय फोन, बाय ईमेल, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो, आजकल है जमाना डिजिटल प्लेटफॉर्म का, है ना, तो आजकल सारी कम्युनिकेशन हमारी ईमेल के थ्रू होते हैं। तो यहां पर हम सेक्शन 3 के साथ सेक्शन 10A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी पढ़ते हैं। सिर्फ इतना है तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो जो भी आप नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, वो लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए वैलिड लैंग्वेज मानी जाती है, और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करती है। आई थिंक आई एम क्लियर। ठीक है, तो देखो इसे ऐसे समझो, सेक्शन 2 क्लॉज ए आपको एसेंशियल्स बताता है कि लॉफुल ऑफर क्रिएट करने के लिए एसेंशियल्स क्या है। सेक्शन 3 तुम्हें ये कहता है कि जब आप वो ऑफर कर लेंगे, आपने माइंड सेट कर लिया कि आपने करना है, तो किस तरीके से और किस मैनर से आप करेंगे। ठीक है, और सेक्शन 4 ये कहता है कि आपकी ऑफर कब कंप्लीट होगी, मतलब आपका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। तो सेक्शन 4 पैरा 1, सेक्शन 4 में 3 पैराग्राफ्स हैं। पैरा 1 ऑफर के लिए है। तो सेक्शन 4 पैरा 1 कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट और द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। मतलब जब सामने वाले की नॉलेज में ये बात आ जाती है कि आपने उसे कुछ कहा है, तो आपकी ऑफर कंप्लीट मानी जाती है। जैसे अभी मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ, है ना, तो जब आपकी नॉलेज में वो चीज आ जाएगी, जब आप वो ईमेल पढ़ लेंगे, जब आप ये वीडियो देख लेंगे, तो ये ऑफर कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा देखो, आप इसमें और क्या स्पेशल आप क्या कर सकते हैं ऐसा कि आपको नंबर थोड़े जो हैं सामने वाले को पता चले कि हाँ आप अच्छा लिख रहे हैं। तो इसमें देखो, हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, है ना। तो जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं 12th में, जो आपने पढ़ी होंगी, है ना, उसमें कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं कि देयर आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा नीचे नोट मार्क करके कि सेक्शन 4 पैरा 1 ऑल्सो एम्फेसाइजेस कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इट कंप्लीट। क्योंकि आप जितना क्लियर होंगे, कंक्रीट होंगे, कंसाइज होंगे, ल्यूसिड होंगे, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज करेंगे, आपका कम्युनिकेशन उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, और जैसे ही सामने वाले की नॉलेज में आ जाएगा, आपकी ऑफर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 कहता है कि आप कब रिवोक कर सकते हैं, मतलब आप अपने प्रपोजल से कब बैकआउट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम शुरू तो करते हैं पर हमारा बाद में मन करता है कि नहीं यार छोड़ परे, हमने नहीं करना है। तो रिवोकेशन का मतलब हो गया कि विड्रॉ करना। तो सेक्शन 5 कहता है अ प्रपोजल में बी, देखो वर्ड क्या है, मे, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, राइट। तो अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड, इट मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, किसी भी वक्त किया जा सकता है रिवोकेशन। लेकिन कंडीशन क्या है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, सामने वाला जब आपकी ऑफर को हाँ करे, ठीक है, उससे पहले आपको उसे रिवोक करना है। Am I clear? तो इट सेज सिंपल भाषा में, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम और एन ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कि सामने वाले की नॉलेज में आने से पहले आप उस चीज को रिवोक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, ये साइड में पिक्चर, ये एक केस है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6 कहता है कि आप रिवोकेशन कैसे करेंगे। जैसे सेक्शन 3 ने आपको बताया कि मोड और मैनर होना चाहिए, तो ऐसे ही सेक्शन 6 आपको ये कह रहा है कि भाई आप रिवोक कैसे करेंगे। तो सामने वाले को नोटिफाई करेंगे, नोटिस देकर, लिख कर देकर कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, अब मैं बैकआउट कर रहा हूं।
लैप्स ऑफ टाइम आपने बोला, जैसे हैप्पी आवर्स होते हैं ना, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब वो हैप्पी आवर्स का टाइम खत्म हो जाता है तो आपको फिर नहीं दिया जाता वो ऑफर, है ना। तो लैप्स ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि आपने बोला था कि भाई 24 घंटे के लिए ये ऑफर वैलिड है, अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं करी तो मैं मानूंगा कि वो खत्म हो गई है, तो वो रिवोक हो गई है। तो रिवोकेशन लैप्स ऑफ टाइम से भी होती है। अगर आपने बोला था कोई कंडीशन फुलफिल करनी है, जैसे आपने बोला, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम भरते हैं ना, तो वो लिख कर देते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजिए। तो अब आप कुरियर नहीं कर सकते। अब मान लो मैं ज्यादा ही समझदार हूँ, मैंने बोला मैं तो कुरियर करूंगी। अब आप मुझे बताओ, क्या मेरा कुरियर उस पोस्ट के लिए जो मैंने एप्लीकेशन करी है उसको एक्सेप्ट करेगा डिपार्टमेंट? द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने वो कंडीशन फुलफिल नहीं करी जो उन्होंने वहां पर मैंडेटरी रखी थी। एंड देन फाइनली इंसैनिटी और डेथ। अगर किसी एक पार्टी की या प्रपोजल जिसने करा है उसकी डेथ हो जाती है, या वो पागल हो जाता है, इंसैनिटी मतलब लीगल इंसैनिटी, नॉट मेडिकल इंसैनिटी, ठीक है। इंसैनिटी मतलब लीगल इंसैनिटी। अगर वो बंदा इंसेन हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि ऑफर रिवोक हो गई है। तो इन क्रक्स मतलब अगर हम शॉर्ट में बोलें, एग्जाम के लास्ट में तुम क्या लिखोगे? देखो, लॉफुल ऑफर के लिए क्या क्या जरूरी है? सेक्शन 2 क्लॉज है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, पैरा 1, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। ये 5 सेक्शन है जो जरूरी है और इजी है। सेक्शन 2A में एसेंशियल्स है, सेक्शन 3 में मोड एंड मैनर है, सेक्शन 4 पैरा 1 में कब कंप्लीट होता है वो बताया है, सेक्शन 5 कहता है रिवोकेशन कर सकते हैं, और सेक्शन 6 कहता है रिवोकेशन कैसे करी जाती है। और इससे रिलेटेड केस लॉज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको ये मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मैं बोलूंगी तो नहीं कि सब्सक्राइब करो या शेयर करो, अब ये आपका डिसीजन है। इफ यू फील लाइक देन डू इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।